जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मैंने वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसमें रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। इसके साथ ही जितने एग्जाम्स में साइंस आता है उन सभी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु दरम्यान भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समस्थानिक कहा जाता है। दोस्तों समस्थानिक यानी कि समान स्थान, अर्थात आवर्त सारणी में जिनका स्थान समान है, अर्थात जिनकी परमाणु संख्या समान है और परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। आगे दिया है लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस दोस्तों लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। आगे दिया है ब्रोमीन तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। दोस्तों ब्रोमीन जो है ये एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है। आगे दिया है सोल्डर मिश्र धातु में टीन एवं सीसा होता है। सोल्डर दोस्तों टीन एवं सीसा यानी कि टीन एवं लेड का मिश्रण होता है। आगे दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस हवा में ध्वनि की जो गति है वो 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है। साथ ही दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के दोस्तों बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि के चाल में बढ़ोतरी हो जाती है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि बढ़ेगा तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल में बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात वृद्धि हो जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। दोस्तों गुरुत्वीय स्थिरांक जो सार्वत्रिक स्थिरांक होता है कैपिटल जी, इसका जो इकाई है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है और इसका वैल्यू दोस्तों इस जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इसका जो वैल्यू है इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों पौधों में जो फ्लोएम होता है ये भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इन पौधों में दोस्तों पौधों के पत्तियों में भोजन का जो है निर्माण होता है और भोजन का परिवहन दोस्तों द्विदिशीय होता है, अर्थात ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में भोजन का परिवहन होता है। साथ ही दोस्तों जल का परिवहन जो है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है और वो एक दिशीय होता है, अर्थात वो जड़ों से जल आता है और वो शीर्ष तक चला जाता है, अर्थात जो जल की गति होती है पेड़ पौधों में वो एक दिशीय होती है, वो नीचे से सीधे ऊपर की ओर अर्थात शीर्ष स्थान की ओर जाती है। आगे दिया है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप CO2 और H2O प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन दोस्तों के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। आगे दिया है मुक्त रूप से गिरने के दौरान यानी कि फ्री फॉल के दौरान पिंड भारहीनता की स्थिति में हो जाता है। दोस्तों फ्री फॉल होने पर पिंड जो है भारहीनता की स्थिति में हो जाता है, अर्थात जब वो गिरता है तो वायु का कोई अवरोध बीच में नहीं रहता है। मुक्त रूप से गिरने का अर्थ है दोस्तों कि बीच में कोई भी रुकावट का न होना। आगे दिया है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। भ्रूण के लिए दोस्तों भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। आगे है स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। दोस्तों लिग्निन एक द्रव्य है जो कि जम जाता है और इसके जमने के कारण ही और स्क्लेरेन्काइमा जो कोशिका होती है वो कठोर बन जाती है। जैसे दोस्तों इसका मुख्य उदाहरण नारियल का जट्टा होता है जिसमें स्क्लेरेन्काइमा होती है। आगे दिया है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों यानी कि
हॉरिजॉन्टल जो होती है, हॉरिजॉन्टल कॉलम क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। दोस्तों जो क्षैतिज स्तंभ होती हैं, जो ऐसी वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको आवर्त कहा जाता है, और जो सीधी होती है यानी कि वर्टिकल जो लाइन होती है उसको वर्ग कहा जाता है, अर्थात समूह कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। दोस्तों ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों का उच्च घनत्व का जो क्षेत्र होता है वो संपीड़न कहलाता है। आगे दिया है दोस्तों Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, अर्थात दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसके साथ ही दोस्तों जिंक ऑक्साइड भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। दोस्तों किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होता है, और उस वस्तु को कहीं पर रख दिया जाए तो उसमें पदार्थ की मात्रा हमेशा उतना ही रहेगी। इसलिए दोस्तों जो कोई भी वस्तु होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका द्रव्यमान हर जगह समान होता है। लेकिन दोस्तों भार जो है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, अर्थात स्मॉल जी पर जो है भार निर्भर करता है, जिसकी वजह से स्थिति बदलने पर, जगह बदलने पर भार जो है बदल जाता है। लेकिन दोस्तों द्रव्यमान हमेशा ही समान रहता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है विभज्योतक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। दोस्तों विभज्योतक ऊतक जो है वो कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। आगे दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट यौगिक को Al2SO4 का थ्राइस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Al2SO4 का थ्राइस होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। फूल के दोस्तों नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है और मादा प्रजनन भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। आगे दिया है 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर दोस्तों 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। आगे दिया है जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण जो होता है वो 180 डिग्री होगा। दोस्तों एक प्रतिरक्षा बल F को जब विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा। आगे दिया है 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा दोस्तों 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल जो है ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। आगे दिया है अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। दोस्तों अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की जो न्यूनतम दूरी है, यानी कि कम से कम जो दूरी है वो 17 मीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम दूरी होगी तो प्रतिध्वनि जो है सुनाई नहीं देगी, केवल एक ही ध्वनि सुनाई देगी। आगे दिया है पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पौधे दोस्तों वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अपने अंदर के अतिरिक्त जल को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आगे दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6.10⁻24 kg होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों लगभग 6 × 10⁻24 kg होता है, और इसका जो त्रिज्या होता है लगभग 6400 किलोमीटर होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो पृथ्वी की त्रिज्या होता है वो लगभग 6400 किलोमीटर होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान किया जाता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान दोस्तों अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान किया जाता है। आगे दिया है
व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। व्हिटेकर के दोस्तों जिन्होंने वर्गीकरण में जीवों को 5 भागों में बांटा था, व्हिटेकर के दौरान इनके अनुसार वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। आगे दिया है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले के द्वारा दिया गया है। आगे है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम समूह कहलाता है। मेंडलीफ ने दोस्तों प्राचीन आवर्त सारणी को दिया था, जिनका आवर्त सारणी परमाणु भार के आवर्ती फलन थे। अर्थात मेंडलीफ का जो प्राचीन आवर्त सारणी था वो परमाणु भार पर निर्भर था। आगे दिया है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा जो है होती है। आगे दिया है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति आभासी और छोटी होगी। आभासी और छोटी होगी। आगे दिया है दोस्तों, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मोसले की जो आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन हैं। उसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है, अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। आगे दिया है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका जो तापमान होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। आगे दिया है दोस्तों, अधिकांश सरीसृपों में एक 3 कक्षीय हृदय होता है। दोस्तों अधिकांश जो सरीसृप होते हैं उनमें 3 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ में दोस्तों 4 कक्षीय हृदय होता है। मगरमच्छ भी दोस्तों सरीसृप में आता है, इसके बावजूद भी उसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मगरमच्छ जो कि सरीसृप है लेकिन वो अपवाद में आता है। आगे दिया है, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका दोस्तों 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। आगे दिया है, लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस विलयन दोस्तों लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। आगे दिया है, गति का द्वितीय नियम यह दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। दोस्तों गति का द्वितीय नियम यह दर्शाता है कि वस्तु की गति के परिवर्तन की जो दर है वो शुद्ध बल के समानुपाती होती है। अर्थात बल बदलेगा तो परिवर्तन की जो दर है वो भी बदलेगी। आगे है, हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा में दोस्तों मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। उसके ऊपर दोस्तों हाइड्रा के चारों तरफ बड निकलते हैं, मुकुल निकलते हैं और वे पुनः विकसित होकर अलग जो है जीव अलग हाइड्रा बन जाते हैं। आगे है, गतिज ऊर्जा को 1/2 m/v² द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ पर m दोस्तों द्रव्यमान है और v दोस्तों वेलोसिटी है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।